Hello my dear students, how are you? I hope you must be doing very well. तो बेटा जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर है 01 हमारी टेक्स्ट बुक का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। इसको हमने चार्ज दिया स्मॉल क्यू। अगर तो ये कंडक्टिंग होता तो जो भी चार्ज दिया क्यू दैट वुड हैव बीन ऑन इट्स आउटर सरफेस, बिकॉज यू नो दैट इन द केस ऑफ ए कंडक्टर द चार्ज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। लेकिन क्योंकि ये स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है इसलिए इसमें जो चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ इट्स बॉडी। तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अंदर भी इसके चार्ज है, इट इज़ नॉट ओनली ऑन द सरफेस। लेकिन टोटल चार्ज मान लो हमने इसको दिया Q और हमने इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे। तो हम लेते हैं पहला केस व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड उसके है। तो आप देख सकते हैं कि ये है वो स्फीयर जिसका रेडियस है कैपिटल आर। दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P आउटसाइड दिस स्फीयर। तो हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर अराउंड इट विल बी द सेम। अब देखिए हमने इसके लिए अप्लाई करना है गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए वी हैव टू चूज ए गॉसियन सरफेस। उसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी सिमेट्रिकल और यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। तो हमने ये पहले ही सोच लिया कि जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड देयरफॉर द गॉसियन सरफेस विल बी ए स्फीयर। यू नो दैट व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस, मैंने आपको आगे भी 2-3 बार बताया। It is an imaginary sphere in space around a charge or a charge distribution such that the electric intensity at all points on its surface is the same and is directed radially outward। तो ये देखिए एक मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, सेंटर इस स्फीयर का भी मैं लेता हूँ वही पॉइंट जो कि गिवन सॉलिड स्फीयर का सेंटर है यानी कि O, और इसका रेडियस लेता हूँ जितना डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये जो स्फीयर है ये मैंने डॉटेड बनाया एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस। नाउ एज आई टोल्ड यू the electric intensity at any point on the surface of this sphere will be radially outward। तो अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। अब मैं पॉइंट P के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेता हूं ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन स्फीयर ds। ये इस एरिया की मैग्नीट्यूड है और जब इस एरिया को मैंने एज वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूं कि एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हम इसको एज वेक्टर लेते हैं तो ये हम लेते हैं along the outward drawn normal to the surface। So this is the outward drawn normal to the surface। Therefore at the point P angle between E vector and ds vector is 0 degree because they are in the same direction। Now if phi is the electric flux through the Gaussian surface then phi equal to surface integral E dot ds, E dot ds। Now this is further equal to surface integral। कई बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi E लिख देते हैं, उसका कोई फर्क नहीं, अगर हम phi लिख दें even that's okay। तो phi this is equal to E ds cos 0 degree because angle between E vector and ds vector is 0 degree, तो cos 0 degree and this is further equal to surface integral E ds because cos 0 degree is 1। Now as you know the value of E is the same at all points on the surface of this sphere, that means E is constant और constant को हम बाहर लिख सकते हैं
साइन ऑफ इंटीग्रेशन के, तो ये आ गया, ई बाहर आ गया, एस डी एस। नाउ डी एस इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। और अगर मैं पूरे सरफेस को, पूरे गॉसियन सरफेस को ऐसे बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, बांट लूँ, और फिर सबका एरिया ऐड कर दूँ, दैट विल गिव मी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो क्योंकि इसका रेडियस आर है और शेप स्फेरिकल है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। सो दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस। अभी तक मैंने गॉसेस लॉ को अप्लाई नहीं किया, अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ और थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ और थ्योरम, लॉ और थ्योरम। और इस पे स्ट्रेस डालने के लिए, इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए, दैट आई एम मेकिंग यूज ऑफ गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। फाई ई जो है दैट विल बी इक्वल टू, गॉसेस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। अब इसको जो टोटल चार्ज दिया हुआ दैट इज क्यू, तो मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ये फाई ई आ गया। आप इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी फाइंड दैट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इनकी सेम है, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे, तो ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और यू कैन से दैट E इक्वल टू, ये 4 पाई नीचे ले जाओ, आर स्क्वेयर नीचे ले जाओ, तो आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वेयर। सो दैट गिव्स मी the electric intensity at any point outside the given sphere at a distance r from its center। और इससे हमें पता चलता है कि जो E है that is proportional to 1 by r square। अब देखिए, अगर मैंने इसको लिखना हो in terms of वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मान लो इसकी जो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, देन क्यू विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम आ गया 4 पाई बाई 3 कैपिटल आर क्यूब और इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज रो? दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द गिवन स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ क्यू ओवर हियर वी गेट E इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर स्क्वेयर, ये मैंने लिख लिया, और इंटू क्यू दैट इज 4 पाई बाई 3 कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। अब देखिए ये 4 पाई से गया, और यू कैन से दैट E इक्वल टू, ये आ जाएगा आर क्यूब रो, ऊपर बचा आर क्यूब रो, और नीचे आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 epsilon naught r square. So this is the electric intensity due to the uniformly charged non-conducting sphere in terms of its volume charge density. Now second case I can take when the observation point is on the surface of the sphere, इसके ऊपर ही हो, अगर यहाँ पे है that means r will be equal to the radius of the earth, radius of the sphere, तो in that case r equal to capital R. And therefore if I put here small r equal to capital R, I get E equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q by capital R square। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखो जरा, ये जो मैंने निकाला फार्मूला, देखिए फॉरगेट अबाउट द सॉलिड स्फीयर। मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता स्मॉल q एट द पॉइंट O, यहाँ पे होता, तो मैं कहता कि इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमने एक आर्टिकल किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो हमारा जवाब आया था 1 over 4 pi epsilon naught into q by r square। दैट मीन्स this formula which is for the electric intensity due to a uniformly charged non-conducting sphere, this is of the same type or this is the same formula as for a point charge। That means actually जो charge इस पे sphere पे है
वो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इट बिहेव्स एज इफ it is concentrated at its center. Even for a point on the surface, it behaves as if it is concentrated on the surface of the sphere. So that is case 2. Now I come to case 3, when the point is inside the given solid sphere. तो मान लो ये point observation point है P, it is inside the sphere. अब देखिए यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी that will be स्फेरिकली सिमेट्रिक. तो मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ये डॉटेड स्फीयर अराउंड द बाय टेकिंग द सेंटर ऑफ द given sphere as the center, then this is the Gaussian surface. That means electric intensity at all points on the surface of this sphere will be the same in magnitude and will be directed radially outward. और जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड. और यहाँ पे मैं अगर एरिया एलिमेंट लेता हूँ छोटा सा ds, तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा ds, दैट विल आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड. दैट मीन्स एट दैट पॉइंट E vector and ds vector are in the same direction, and therefore electric flux through the Gaussian surface, that is phi E, this will be equal to surface integral on S E dot ds, E dot ds, and this is equal to surface integral. अब क्योंकि E और ds में एंगल है 0, तो ये आ गया E ds cos 0 degree, and cos 0 degree is 1, so this will be surface integral EDS. और जैसे कि मैंने आगे बताया आपको, E is constant, that is uniform, तो ये बाहर आ गया E और surface integral बचा ds, और this surface integral will be equal to surface area of this sphere जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो this is equal to E into 4 pi r square. तो ये हमारे पास आ गया phi E. Let us call this as equation number 3. अब according to Gauss's theorem, phi E equal to 1 over epsilon naught times the net charge enclosed by the Gaussian surface. अब देखिए जो टोटल चार्ज क्यू दिया मैंने इसको, वो तो सारे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मैंने चार्ज लेना कि ये जो Gaussian surface जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इस पे कितना चार्ज है. दैट चार्ज इज इंक्लूडेड इन दिस, तो वो मान लो है Q डैश, तो इनटू Q डैश आ गया. इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 4. नाउ आई कंपेयर इक्वेशंस 3 and 4, लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, दिस विल बी 1 over epsilon naught इंटू Q डैश, और यू कैन से दैट E इक्वल टू 1 over 4 पाई epsilon naught इंटू Q डैश बाई आर स्क्वेयर. Now let us put the value of Q dash. Q dash equal to charge enclosed by the sphere of radius small r. तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4 पाई बाई 3 स्मॉल r क्यूब into volume charge density, that is rho. Let us put this value of Q dash over here. We get E equal to 1 over 4 pi epsilon naught into, ये 1 over r square लिख लो पहले, r square into क्या बचा 4 पाई, ये रो की जगह यहाँ पे मैं Q डैश की जगह ये पुट करूंगा 4 पाई बाई 3 r क्यूब इंटू रो, 4 पाई बाई 3 r क्यूब इंटू रो. दिस 4 पाई गोज विद 4 पाई, और ये r स्क्वायर कट के सिर्फ एक r यहाँ पे बचा, तो E आ गया इक्वल टू एक बचा r, एक बचा रो, और नीचे क्या आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट, तो r रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए ये आ गया एट एनी पॉइंट इनसाइड दी गिवन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अब रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, दैट मींस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. सो इनसाइड दी गिवन स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एंड एट द सेंटर, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे हो तो R हो जाएगा 0, और अगर यहाँ पे R 0 पुट कर दूं तो E विल बी इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट एट द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर
E equal to 0. When R equal to 0, when R equal to 0, comma E equal to 0. When R less than R less than the radius, then E is directly proportional to R. ये जो मैंने आपको बताया, E directly proportional to R. And when R equal to R, then E equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q by R square, which is maximum. And when R greater than R, then E is proportional to 1 by R square. इसका मतलब ज्यों-ज्यों R की वैल्यू बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों E की वैल्यू कम होती जाएगी. And therefore, if we plot a graph by taking distance from the center of the given uniformly charged non-conducting sphere along x-axis and electric intensity along y-axis, we will get a graph of this type. ये देखिए यहाँ पे इस तरफ मान लो along x-axis मैं लेता हूँ R और along y-axis मैं लेता हूँ E. अब ये है ओरिजिन, यहाँ पे R है 0 और जब R 0 है तो E कितना है 0, तो पहला पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा. उसके बाद जितनी देर तक R जो है वो रेडियस से कम रहेगा, तो मान लो यहाँ तक ये रेडियस है, इस पॉइंट पे R इक्वल टू R, तब तक तो ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ये देखो, और जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्हेन टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अदर, तो उनमें ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग नॉन जीरो स्लोप. तो ये ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, और ज्यों ही यहाँ पे R इक्वल टू R हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हो गया R इक्वल टू R, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है E की, दैट विल बी इक्वल टू E इक्वल टू, ये रेडियस के बराबर आ गया R इक्वल टू R, तो वैल्यू इतनी आ जाएगी 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वेयर. और उसके बाद जब हम R ग्रेटर देन कैपिटल R से आगे, देन E will decrease according to the relation E proportional to 1 by R square. तो फिर ये ग्राफ ऐसे आएगा, ज्यों-ज्यों R बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों ये कम होता जाएगा. ये मिलेगा नहीं कभी भी इस एक्सिस को जाके, क्योंकि E will become 0 again only when R equal to infinity. That means ये ग्राफ और ये मिलेंगे आपस में at infinity, यानी कि they will become parallel to each other at a large distance, or you know that parallel lines meet at infinity. So this for this portion E directly proportional to R, and for this portion E proportional to 1 by R square. So बहुत बार एग्जाम में ये ग्राफ कई बार दे देता है और कहता है बताओ ये किस कंडक्टर के लिए हो सकता है, तो आपने याद रखना है इट इज़ फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ सच ए स्फीयर. और कई बार वो कहता है कि ड्रॉ करो, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.